नमस्कार, प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। दिन बीत रहे हैं लेकिन एटीएम के बाहर की लाइनें छोटी नहीं हो रही हैं। जनता की दिक्कत बढ़ती जा रही है। सोमवार को छुट्टी की वजह से बैंक बंद रहे तो यह दिक्कत और ज्यादा बढ़ गई। हालात बताते हैं कि आने वाले दिन भी मुश्किलों भरे ही रहेंगे। दिक्कत है, ये बात सरकार भी समझती है। बीते दिनों जब प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे पर बात की तो 50 दिन का वक्त मांगा और इस बार जब प्रधानमंत्री मंच पर जनता को संबोधित करने पहुंचे तो विरोधियों पर प्रहार कर दिया। पीएम ने कहा कि ये वो कड़क चाय है जो गरीबों के हित में है। वहीं हरियाणा में हो रही दिक्कतों को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने एक साहसिक कदम उठाया है। जो दिक्कतें हो रही हैं वो कुछ दिनों में खत्म हो जाएगी। इससे मुद्दे पर आज हम करेंगे बड़ी बहस, लेकिन सबसे पहले इस रिपोर्ट को देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से 50 दिनों का वक्त मांगा है। सरकार का दावा है कि जितनी परेशानी नोटबंदी को लेकर बैंक और एटीएम में हो रही वो 50 दिनों बाद नहीं होगी। मेरा निर्णय जरा कड़क है और मैं जब छोटा था ना तो जो गरीब लोग होते थे वो मुझे खास कहते थे कि मोदी जी चाय जरा कड़क बनाना। गरीब को जरा कड़क चाय ज्यादा अच्छी लगती है। अब मुझे वो बचपन से आदत है तो जरा निर्णय मैंने कड़क लिया। अब गरीब को तो कड़क चाय भाती है लेकिन अमीर का मुंह बिगड़ जाता है। ये कुछ ही लोग हैं, खुद बोलते नहीं है, खुद तो मुस्कुराते हैं। मोदी जी ने अच्छा किया, फिर पीछे से कहते हैं लोगों को अरे भड़को भड़को। कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है, जो सामान्य ईमानदार नागरिक को उसको जो मुसीबत हो रही है, तकलीफ हो रही है, उसकी मुझे भरपूर पीड़ा है मेरे भाइयों। 50 दिन बाद की बात है लेकिन इन 50 दिनों में जनता पिसती हुई जरूर नजर आ रही। सोमवार को गुरु पर्व की छुट्टी की वजह से बैंक बंद रहे तो हाहाकार मच गया। शहरों में प्रदर्शन शुरू हो गए, मारामारी होने लगी। कहीं कहीं एटीएम से जब पैसे नहीं निकले तो गुस्सा और गहराने लगा। मैं 2 दिन से एटीएम के चक्कर लगा रहा हूँ। 2 दिन तो मैं लाइनों में लगा जी, लेकिन मेरा जब नंबर आया तब कैश खत्म हो गया। प्रधानमंत्री की माने तो 50 दिनों तक बाजारों में मंदी रह सकती है। हालांकि कहा तो गया है कि अब 2500 रुपए एक दिन में एटीएम से निकाल सकते हैं, लेकिन एटीएम पर लटके ताले लोगों को परेशान कर रहे हैं। समस्या तो ये आ रही है सर, एटीएम बंद हैं, लोगों के पास पैसा चेंज किया हुआ छोटा नोट है नहीं। 500 का नोट मोदी जी के कहे अनुसार हमने लेना नहीं है। जनता की तकलीफों पर सियासत भी टकरा रही है। विरोधी बदइंतजामी को लेकर हमलावर हैं और सरकार सब्र रखने की सलाह दे रही है। सरकार को ये भी पूरा इंश्योर करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि संवेदनशीलता दिखाए सरकार, और जो आमजन को देश में जो परेशानियां आ रही हैं इस फैसले की को लागू करने में, वहाँ कहीं ना कहीं होमवर्क दिखाई देता है कि सरकार ने पूरा होमवर्क नहीं किया हुआ था। लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, जनता त्रस्त है, भयभीत है। मैं समझता हूं जनता के सब लोग इस कठिनाई को सहने के लिए तैयार हैं और ये 2-3 दिन 4 दिन में मैक्सिमम 1 सप्ताह के अंदर ये सारी व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी। जब तक लोगों को दिक्कत हो रही तब तक सियासी झगड़ा भी जारी रहेगा, लेकिन ध्यान इस बात पर सरकार का ज्यादा है कि इस फैसले से होने वाली दिक्कत कब तक खत्म हो पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा। तो पैसे को लेकर इस वक्त देश में हाहाकार मचा हुआ है। लोगों के रोजमर्रा की जो जरूरत की चीजें हैं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं क्योंकि उनके जेब में पैसा नहीं है। बाजार में इस वक्त छोटे नोटों की कमी हो रही है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार इन समस्याओं का हल कैसे निकलेगा। इंडिया न्यूज के चंद सवाल हैं कि क्या वाकई देश का गरीब चैन की नींद सो रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि गरीब इस वक्त चैन की नींद सो रहा है, जिनके काले धन है उन्हें नींद नहीं आ रही है। क्या नोटबंदी के साइड इफेक्ट से बचा जा सकता था और इसके पीछे अगर बेहतर प्लानिंग होती तो क्या दिक्कतें नहीं होती? क्योंकि जिस तरीके की समस्या इस वक्त हम
देख रहे हैं, जिस वक्त समस्या की हम सामना कर रहे हैं, जिस स्थिति की हम सामना कर रहे हैं, क्या ये इस स्थिति को हम टाल सकते थे अगर बेहतर प्लानिंग होती? प्लानिंग सही नहीं होने के कारण यह स्थिति बनी है, ये सवाल कई लोग खड़े कर रहे हैं। इंडिया न्यूज के ये सवाल हैं और बड़ी बहस में हम इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द, जो मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे इस बहस में, हम उनसे इन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे कि यह सिनेरियो क्यों क्रिएट हुआ। हालांकि जितने भी लोग हैं वो इस कदम की सराहना कर रहे हैं, फैसले की सराहना कर रहे हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन जो हुआ है उस पर सवाल कई लोग जरूर सवाल खड़े कर रहे हैं। बड़ी बहस में हम आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे कि आखिरकार काला धन बाजार से बाहर हो जाए, अर्थव्यवस्था से बाहर हो जाए, किसी को दिक्कत नहीं है, किसी को तकलीफ नहीं है। फेक करेंसी, जो अरबों रुपए की फेक करेंसी है, और कुछ रिपोर्ट्स इस तरीके से IBR रॉ के जरिए केंद्र सरकार को मिली थी, जिसमें यह बताया गया था कि अब जो नोट आ रहे हैं वो जीरो एरर वाले आ रहे हैं। मतलब बिल्कुल पहले के जो नोट आते थे, नकली नोट, उन्हें पहचानना बड़ा आसान था, बट अब जो रिपोर्ट्स आई थी केंद्र के पास, उसमें यह बताया गया था कि जीरो एरर के नोट छप रहे थे। उसके बाद यह फैसला लिया गया। हालांकि ये सोर्सेस के मार्फत ये जानकारी कई जगह से रिपोर्ट्स आ रही है, कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति इस पर अभी तक कुछ बोला नहीं है। हालांकि सरकार और सरकार से जुड़े जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारी तैयारियां जो है, वो प्लानिंग है, वो बहुत पहले से चल रही थी। अब सवाल जरूर सरकार में से जुड़े लोगों से पूछा जाएगा कि अगर तैयारियां बहुत पहले से चल रही थी सर, तो फिर इतनी समस्या क्यों आई? हालांकि तकरीबन जो 85 to 86% जो करेंसी हमारे देश में इस वक्त रोटेट हो रही है वो 500 और 1000 के नोट में है। तो अचानक से अगर वो सारे जो करेंसी हो बाहर हो जाएंगी तो समस्या क्रिएट होना लाजमी है। लेकिन क्या इसे टाला जा सकता था? आज बड़ी बहस में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। और इस चर्चा मेरे साथ स्टूडियो से जुड़ रहे हैं राजीव जेटली साहब, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, सर स्वागत है। अनिल टहलान साहब भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं, सर स्वागत है। सतवीर डागर साहब प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, सर स्वागत है। चंडीगढ़ से जुड़ रहे हैं इनेलो के प्रवक्ता रविंदर सिंह ढुल, और गुरुग्राम से अमित नेहरा वरिष्ठ पत्रकार, और चंद्रभूषण जी आर्थिक विश्लेषक हैं। आप सभी का स्वागत है। मेरा पहला सवाल आज जेटली साहब आपसे ही है, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपकी सरकार है केंद्र में, आपकी सरकार ने यह फैसला लिया है। एग्जीक्यूशन में क्या सर कमी रह गई? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई एग्जीक्यूशन में कमी नहीं रह गई। एक देश की इकोनॉमी जो लगभग 86% दो नोटों के ऊपर सरवाइव करती थी, और उसको पूरे को रिवाइव करना, और रिवाइव भी कितनी जल्दी करना, मात्र एक हफ्ते के अंदर। अभी हमें एक हफ्ता हुआ है इस डिसीजन को लिए हुए, 8 तारीख को इसके ये डिसीजन आया था, और 8 तारीख के बाद कुछ समस्याएं मैं जरूर मानता हूं कि जनता को झेलनी पड़ रही हैं, क्योंकि उतने बड़े नोट या जैसे कैलिब्रेटेड मशीनें नहीं थी एटीएम की, वो कैलिब्रेटेड मशीनें रिप्लेस की जा रही हैं, उसमें ऑप्शन दिए जा रहे हैं। आज तो नई बात आई है कि एक माइक्रो एटीएम भी लॉन्च किया जा रहा है, और भी दूसरी तरीके के एटीएम लॉन्च किए जा रहे हैं। व्यवस्था को ट्रैक पर लाया जा रहा है। जहां जहां पर जरूरत की चीजें थी, जहां इमरजेंसीज थी, वहां पर पुराने नोटों को भी लागू किया गया। आप देखिए, पेट्रोल के ऊपर लागू किया गया, फ्यूल के ऊपर किया गया, इमरजेंसी में किया गया, कुछ हॉस्पिटल्स के अंदर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर किया गया। हर वो सुविधा देने की पूरी चेष्टा की जा रही है जिसका अभाव जनता महसूस कर रही है। मैं मना नहीं करता हूं कि नहीं कर रही है, लेकिन जनता के अंदर भी एक भाव है। ठीक है, लगभग 60 सालों से वो एक प्रक्रिया, एक प्रथा, एक सिस्टम। नहीं, जेटली साहब आपके तमाम बातों से मैं इत्तेफाक रखता हूं, सब कुछ सही हुआ। आपने कहा एग्जीक्यूशन में कोई दिक्कत नहीं हुई। मेरे साथ आर्थिक विश्लेषक चंद्रभूषण जी हैं। चंद्रभूषण जी, आप मुझे यह समझाइए कि अगर एग्जीक्यूशन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, एग्जीक्यूशन में कोई दिक्कत नहीं हुई, सब कुछ प्लानिंग से भी होमवर्क किया गया था, तो इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे हो गई कि आपके एटीएम में जो कैसेट्स होते हैं जिनमें 1000 रुपए का नोट आता है, आपने 2000 का नोट छाप दिया? क्या आरबीआई के लोग, वित्त विभाग के लोगों को यह जानकारी नहीं थी कि हमारे पास जो एटीएम में है उनमें वो 2000 के नोट जिनका साइज छोटा है वो इस एटीएम में नहीं आएगा? नहीं, पूरी तैयारी तो इनकी थी, परंतु जो मशीनें जो थी वो कैलिबर नहीं की गई टाइमली,
अगर इनकी एग्जीक्यूशन पूरी तरह से पहले से ही अगर तैयारी करके करते तो ये दिक्कत कम से कम एटीएम में नहीं आनी चाहिए थी। इन्होंने एटीएम के लिए तैयारी पूरी तरह नहीं की है, क्योंकि इसमें अभी तक भी 100 के नोट ही चल रहे हैं। 500 और 2000 का नोट तो एटीएम से निकल ही नहीं पा रहा। तो उसकी वजह से मेन सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी इस टाइम पे जो आ रही है वो इसी वजह से आ रही है कि लोगों को बैंक का रुख करना पड़ रहा है। और बैंकों में इतनी लंबी लाइन कल देखी गई है कि लोग 600-700 लोग लाइनों में एक जगह पे खड़े हुए थे, और बल्कि इन लोगों के जो वर्कर हैं वो भी हेल्प कर रहे थे। पर पूरी तरह अभी भी जो है तैयारी नहीं हुई। अगर इन्होंने तैयारी की होती, एटीएम को पहले से ही तैयार किया होता, तो शायद ये इतनी दिक्कत नहीं आती। चलिए, ये तो आप मानते हैं कि अगर एटीएम वाली बात पहले सोची गई होती तो समस्या इतनी बड़ी नहीं होती। डागर साहब, अब ये स्थिति हो रही है कि सत्र भी शुरू होने वाला है और ये तय है कि इसको लेकर सत्र में हंगामा होगा। कई क्षेत्रीय दलों ने भी इसके संकेत दे दिए हैं कि सत्र में हम इस बात को उठाएंगे। कई क्षेत्रीय दल तो इसके लिए मूड भी बना चुके हैं। कांग्रेस पार्टी का भी स्टैंड साफ हो गया है कि लोगों को दिक्कत हो रही है, लेकिन फिर भी आपकी पार्टी इस बात पर तो स्टैंड कर रही है कि फेक करेंसी बाहर होनी चाहिए, जो नकली इसके अलावा जो काला धन है उस पर अंकुश लगना चाहिए। देखिए सिंह साहब, जैसा कि जेटली साहब ने बहुत लंबी चौड़ी बातें अभी अपनी पार्टी की बातें कही, मतलब सच्चाई उनसे कहीं दूर है। डिसीजन पार्टी ने कहा, कांग्रेस ने भी समर्थन किया कि ठीक है भाई फेक करेंसी नहीं होनी चाहिए, परंतु डिसीजन का जो समय है वो बिल्कुल गलत है। अब देखिए, पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर इस वक्त शादियों का सीज़न होता है, पहली बात। नॉर्थ इंडिया में बिजाई का सीज़न, दूसरी बात। तीसरी बात, जहां बेरोजगार लोगों की बात है, बेरोजगार मिली नहीं, उल्टा उनको धक्के खाने पड़ रहे हैं। अगर सरकार को वाकई ही बहुत ऐसी कोई निर्णय लेना है और लिया है सरकार ने निर्णय, तो उसकी उचित व्यवस्था होनी चाहिए थी। केवल सब लोग एटीएम में नहीं जाते, सबके पास एटीएम का कार्ड नहीं है। बहुत सी जनसंख्या अभी भी शहर में एटीएम है, गाँव में एटीएम नहीं है। अभी मोदी जी ने, वो गडकरी जी ने भी बयान दिया कि भाई काउंटर्स बढ़ाएंगे। आप काउंटर तो बढ़ा दोगे, लाइन अलग लगा दोगे, उससे क्या है कि लाइन जो आधा किलोमीटर लंबी है वो 250 मीटर की हो जाएगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। कैशियर एक है, अकाउंट्स जो देखता है, जो पैसे देने वाला है वो बैंक में एक ही बंदा है। तो वो उसी सिस्टम से काम होगा कि जो जितना पहले हो रहा था या अब ज़्यादा करेंगे तो शायद हो सकता है दिक्कत भी हो। और बहुत लोगों की आपस में उलझी, किसी को कोई बीमार भी है, किसी किसान को खाद भी लेना है, किसी को अपने और भी घर का घरेलू सामान भी लाना है, तो दिक्कतें बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, सरकार को यही लाना था। तो पहले जो, ठीक है, आपने एक मुद्दा, दो बातें आपने कही, एक शादियों का सीजन। धर्मेंद्र जी, बात एक मिनट रुकिए। जहां तक बात उसकी आती, सरकार ने कहा, जेटली जी ने कहा कि भाई हो रहा है। पहली बात, आप 2000 का ले आए, वो भी बात ठीक है। जो आपको व्यवस्था करनी थी, एटीएम में आप 100 के तो नोट पूरा रखें, वो भी बैंकों में नहीं मिल रहे। जो सरकार ने कहा कि आप 4000 तक चेंज करिए, वो भी बहुत जगह बैंकों में अभी रिप्लेसमेंट भी नहीं है। और इतना बुरा हाल है, जहां पे आप जाएंगे वहीं दिक्कतें ही दिक्कतें हैं। आज जो हरियाणा के अंदर, अब चैनल हरियाणा का है, बल्कि हरियाणा क्या, अभी तो सारे नॉर्थ इंडिया में बिजाई की जो बात है, जो किसानों की आज व्यवस्था है, एक खाद के कट्टे लेने के लिए सरकार व्यवस्था करती है, आप कोऑपरेटिव सोसाइटी में अपना खाद भेजते। जिन किसानों की पेमेंट हो चुकी है, जिनके पास बहुत लोगों ने, देखिए अगर हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था कहीं टिकी है तो वो बचत के ऊपर टिकी हुई है। दुनिया में मंदी आई, परंतु भारत के लोगों ने फिर भी सर्वाइव किया, क्योंकि हम लोगों ने अपना कुछ बचा के घर में भी रखा। जिन लोगों के पास, सबके पास काला धन नहीं है, जो मजदूर या जो किसान जिसके पास 1000 या 500 का नोट था, दुकानदार खाद वाला उसको खाद नहीं दे रहा, बीज वाला उसको बीज नहीं दे रहा, दवाई वाला उसको दवाई नहीं दे रहा। चलिए, समस्याएं बहुत है, बिल्कुल ये भी होना चाहिए था धर्मराज जी, कि आप इनको व्यवस्था करें। ठीक है सर, जो आपके कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं। बिल्कुल, आपकी बात आ गई। अनिल टहलान साहब हैं, भारतीय किसान यूनियन के। टहलान साहब, ये जो एक तर्क दिया जा रहा है कि खेती का समय है, शादियों का सीजन है, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में, अगर टाइमिंग की बात करें तो भारत में अलग अलग हिस्सों में 12 महीने खेती होती है, शादियां भी अलग अलग धर्मों में 12 महीने होती है। फिर कौन सा एग्जैक्ट टाइम होता जब शादियां ना हो, खेती का सीजन ना हो? एक मिनट सर, मैं आऊंगा, मैं उनसे तो एक रिप्लाई नहीं, देखिए क्वेश्चन नहीं, मैं बात
आप अपनी बात को रख लीजिए, आप बिल्कुल जवाब दीजिएगा। पहले मैं सर से जान लूं उनका क्या रिप्लाई है। अनिल जी, देखिए, आप कह रहे हैं कि 12 महीने हिंदुस्तान में कभी कहीं फसल की बिजाई होती है और कभी किसी धर्म में शादी होती है। बात बिल्कुल सही है, और ये समस्या आज जिस तरह की है वो 12 महीनों में कभी ना कभी हमेशा रहेगी। आज पूरे हिंदुस्तान या नॉर्थ इंडिया की हम बात करते हैं जहाँ फसल की बिजाई है, वहाँ का किसान इस बात को समझ रहा है कि मोदी जी ने जो किया है वो देश के लिए एक बेहतर काम है, और उन बेईमान लोगों के लिए, भ्रष्ट लोगों के लिए वो बिल्कुल एक अभिशाप है, उसमें वो पूरी तरह से सहयोग कर रहा है। अगर यही हालात होते तो किसान आज उठ खड़ा होता और एक बड़ा जन आंदोलन तैयार हो जाता। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, समस्त राजनीतिक पार्टियों को बहुत दर्द हो रहा है। उसके पीछे कहीं ना कहीं पूंजीपतियों के भी यही हालात हैं जिन्होंने काला धन दबा रखा है। लेकिन आज वो एक जन आंदोलन नहीं बन पा रहा है, ये पीड़ा समस्त पार्टियों को है। किसान, ये बिल्कुल जाहिरा तौर पर है कि किसान परेशान तो है, लेकिन परेशानी के साथ साथ वो हिंदुस्तान के अंदर जो काला धन बहुत बड़ी मात्रा में जो जमा हो गया है, उसको वो कहीं ना कहीं उसका निस्तारण करने के लिए भी वो आज मोदी जी के साथ है। लेकिन ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता मोदी जी ने ये काम अच्छा किया है, उसके साथ साथ मोदी जी ने कहीं ना कहीं किसानों के साथ धोखाधड़ी भी करी है। उससे पहले उन्होंने कहा था, जब चुनाव आया था तो उन्होंने कहा था कि मैं सत्तासीन होने के बाद किसान को उसकी लागत मूल्य का 1.5 गुना उसका रेट दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। किसान आज पूरी तरह से परेशान है। चलिए ये सर, इस पर आगे जाएंगे, आज इसी मुद्दे पर रहते हैं। रविंदर सिंह जी, आपने कांग्रेस को भी सुन लिया, भारतीय किसान यूनियन के प्रतिनिधि को भी सुन लिया, बीजेपी के भाई साहब को भी सुन लिया कि उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है। इंडियन नेशनल लोक दल इस फैसले को किस तरीके से ले रही है, और क्या वाकई समस्या तो हो रही है, लेकिन इस फैसले से क्या आप या आपकी पार्टी इत्तेफाक रखती है कि थोड़ा वक्त देना चाहिए था? क्योंकि कई क्षेत्रीय पार्टियां कह रही हैं कि वक्त देना चाहिए। अखिलेश यादव ने तो बाकायदा प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख दी कि इसे 30 नवंबर तक एक्सटेंड कर दीजिए। देखिए धर्मराज जी, जहाँ तक बात इस फैसले की है, आपको मैं बताना चाहूँगा, इंडियन नेशनल लोकदल में हमारे माननीय दुष्यंत जी ने भी, हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष ने भी, दोनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। तो सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि हम इस फैसले में सरकार के खिलाफ नहीं है। ठीक है। और दूसरी बात, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एज सच जब शुरुआत में जब प्रारंभ हुआ था, मुझे ये लगता नहीं कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने इसका जो है ऑफिशियली अपोज किया हो इस फैसले का। हाँ, किसी की अपनी सजेशंस हैं, मेरी अपनी सजेशन होगी, कांग्रेस ने कुछ और दी होंगी, किसी और पार्टी ने कुछ और दी होंगी। सजेशन देना एक अलग बात है। अब जैसे डॉक्टर साहब ने बड़ी स्पष्ट रूप से बातें कही, उनको मैं रिपीट करना नहीं चाहता, उनकी बातों में पूरी तरह से समर्थन में उनका समर्थन करता हूँ। अब हम समस्या में हम आते हैं कहाँ पर? हम एक ऐसे देश में बैठे हुए हैं जहां पर कि 80% जो आपकी एम्प्लॉयमेंट है, 80% एम्प्लॉयमेंट है जो आपका जो लिक्विड मनी, इस मनी के ऊपर है आपका, जो ये कैश इन हैंड जो रहता है। और इस इकोनॉमी को अब आप इसको समझिए, सबसे पहले आप समझेंगे कि काला धन क्या है। काला धन में वो भी धन आता है जो कि गैर कानूनी तरीके से इकट्ठा किया गया है, और वो भी आता है जो कि कानूनी तरीके से इकट्ठा किया गया, लेकिन उसको सरकार को रिपोर्ट नहीं किया गया, भले ही आप टैक्स स्लैब के अंडर हो। मतलब यदि आप 3 लाख रुपए एक साल में कमाते हैं और टैक्स की आप रिटर्न नहीं भरते हैं, तो भी वो सरकार की नजर में काला धन है। तो आप समझिए कि पहले तो इस काला धन की जो कॉन्सेप्ट है, इसको बड़े स्पष्ट रूप से हमें समझना चाहिए। तो अब समस्या कहां पर आती है? समस्या आपकी आती है सरकार की प्रिपरेशन के ऊपर। जिस प्रकार बहुत तेजी से बिना पहले प्लानिंग किए इस फैसले को एग्जीक्यूट किया गया, उसमें आती है। अब जेटली जी ने बताया कि भाई माइक्रो वैन शुरू होंगी या फिर जो है एटीएम में कैलिब्रेशन चल रही है, तो इसका बड़ा सिंपल सा हल था। मैं मानता हूं कि भाई 2000 का नोट जो है ना, आपने उसका साइज छोटा कर दिया है। यदि आप 2000 के नोट का साइज 500 के नोट के, 1000 के नोट के बराबर रखते तो वो कैलिब्रेशन की समस्या थी नहीं। बिल्कुल, बड़ा सीधा सा सिस्टम था, आप उस साइज को आप बराबर रख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। दूसरी चीज जो बड़ी महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण ये है कि यदि आप चाहते थे बिल्कुल कि आपका
था ये प्लान कि आप जो है इकोनॉमी के ऊपर जो इस प्रकार से जो है एक अटैक करने वाले हैं, जो कि गलत भी नहीं है, बिल्कुल सही है। देखिए विमुद्रीकरण एक पूरे दुनिया में एक प्रक्रिया है, भारत में पहले 2 बार हो चुकी है, ऐसा नहीं है कि पहली बार हुई है। ये क्लीनिंग के लिए जरूरी है, क्लीनिंग प्रोसेस है। आप अटैक करना चाहते थे, आप छोटे नोट को थोड़ा थोड़ा करके मार्केट के अंदर इनफ्लोट कर देते, या फिर आपके पास में 100 के नोटों का जो है एक बड़ा जखीरा जो है बैंक के अंदर आप इकट्ठा कर सकते थे। ठीक है रविंदर जी, आपने नहीं किया। ठीक है, बिल्कुल कई सारे लूपहोल छोड़े गए हैं, कई सारे लूपहोल्स थे जिसका खमियाजा आज पब्लिक भुगत रही है, ये बात भी तय है। अमित नेहरा साहब वरिष्ठ पत्रकार भी मेरे साथ बने हुए गुरुग्राम से। सर, आपने तमाम सियासतदानों को सुन लिया, जो सियासी दलों से जुड़े लोग हैं उनकी बातें सुन ली। आखिरकार आपको इस पूरे सिनेरियो को जिस तरीके से आप देखते हैं, दोषी कौन है? क्या पब्लिक खुश है? सरकार के फैसले के पक्ष में लोग हैं या फिर मुखालफत कर रहे हैं? देखिए धर्मराज, आज हम ये तो नहीं कह सकते कि दोषी क्या ये वास्तव में कोई क्राइम है तो हम कह सकें कोई दोषी है। देखिए एक प्रोसेस है विमुद्रीकरण जो कि होता आया है, लेकिन क्या है कि हम आज बैठ के यहाँ पे इसके इम्पैक्ट की चर्चा कैसे कर सकते हैं? वो तो देखा जाएगा कि साल में, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में क्या इम्पैक्ट आएगा। ये कोई लेबोरेटरी का कोई वो नहीं है यहाँ पे कि हमने ये कर दिया। आज तात्कालिक क्या इसका असर है, हम उस पर तो चर्चा कर सकते हैं। देखिए उस पर तो ये है कि पहली बात तो बैंक में आप जाइए, सरकार का ये है कि कल तक ये था कि 4000 रुपए तक के आपको नोट मिलेंगे, लेकिन बैंक वाले 2 नोट दे रहे हैं आपको 2-2 हजार के। तो एक तरह से वो भी 2-3 महीने तक वो भी एक तरह से फेक मुद्रा से ही रहेगी, क्योंकि आपको अगर 20 रुपए का कुछ सामान लेना है, आप 2000 रुपए दुकानदार को देंगे तो दुकानदार देगा कहां से? तो बैंकों में 2000 की बजाय 100 के या 50 के या 10 के 20 के नोट भेजे जाने चाहिए थे, और 2000 का तो बैन होना चाहिए था कि अभी हम इसको जारी नहीं कर रहे हैं। हालांकि सरकार की योजना है कि 2000 का नोट जारी होगा। तो इसमें बताइए सरकार के सामने दिक्कत क्या थी? दूसरी बात, अब देखिए हरियाणा किसान प्रधान राज्य है, कृषि प्रधान राज्य है। मोदी जी ने एक बात की कि कड़क चाय बनाई है कि हरियाणा में तो हम कहावत सुनते आए हैं कि देशा में देश हरियाणा, जी दूध दही का खाना। यहाँ पे चाय के लिए कोई खास स्थान नहीं है। तो ये कहना कि कड़क चाय है, फीकी चाय है, दूध वाली चाय है, ये बात बेमानी है हरियाणा में। पेट्रोल पंप की लीजिए, पहले देखिए अभी बिजाई का सीजन है तो उसके लिए क्या है, ट्रैक्टर की जरूरत है, ट्रैक्टर है तो उसके लिए डीजल की जरूरत है। तो डीजल में अब क्या हो गया कि किसी भी पेट्रोल पंप पे आप चले जाइए पूरे हिंदुस्तान में, तो आप 500 रुपए का नोट देके या 1000 रुपए का पुराना नोट देके, आप ये नहीं है कि आप 300 रुपए का डलवा लेंगे डीजल। आपको या तो 500 रुपए का डीजल मिलेगा या 1000 रुपए का डीजल मिलेगा। तो इसकी क्या व्यवस्था है? तो इसका मतलब ये है कि किसान के पास अगर 500 रुपए हैं तो ही वो डीजल डलवा सकता है। चलिए सर, उतना ही डलवाना पड़ेगा। बिल्कुल समस्या, बिल्कुल सर, समस्याएं कई सारी आ रही हैं जी। कंप्लीट कीजिए सर। तो इसके साथ साथ क्या है कि एक और गंभीर समस्या जो है आजकल क्या है कि ज्यादातर जो किसान हैं एनसीआर में जो खासकर है वो सब्जियां पैदा करते हैं, तो बैंगन है, भिंडी है, टमाटर है, जो भी है। तो क्या है कि अचानक जो ये डिसीजन लिया गया उससे छोटी जो रकम है, नोट है 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, उसकी बड़ी किल्लत होगी। तो लोग बाग पहले अपनी जो ज्यादा जरूरी चीजें हैं वो लेने की सोच रहे हैं। तो लगभग 30 से 40% जो सब्जियां हैं वो बिना बिकी वापस आ रही है मंडियों से किसानों के पास। और वो ऐसी चीज है सब्जी कि जिसका संग्रहण नहीं हो सकता, हमारे पास कोल्ड स्टोर नहीं है। तो सीधा सीधा ये किसानों के ऊपर चोट है। सरकार को इसके कंपनसेशन का भी एक सोचनी चाहिए थी कि जिन किसानों की सब्जियां खराब हुई हैं या जो लगी है वो पक जाएंगी, क्योंकि जब तक मंडी में डिमांड नहीं होगी तब तक किसान कैसे तोड़ के भेजेगा वहां पे। तो इस तरह की चीजें हैं जो किसान के बारे में भी सोचा जाना चाहिए। चलिए, कई छोटी छोटी समस्याएं हैं, उन पर तो चर्चा ही इस वक्त नहीं हो पा रही है, लेकिन
स्थिति ओवरऑल अगर हम कहें तो बहुत अच्छी नहीं है और सब लोग इस बात को मान रहे हैं कि जो इसे इम्प्लीमेंट करने का तरीका था, हालांकि बीजेपी के जो साथी हैं वो इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि इम्प्लीमेंट करने में किस तरीके की गलती हुई है, लेकिन लोग इस बात को मान रहे हैं कि अगर प्रिपरेशन हुआ होता, होमवर्क किया गया होता तो शायद इतनी समस्या इस वक्त नहीं हो रही होती। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक से जब हम लौटेंगे तो चर्चा को यहीं से आगे बढ़ाएंगे कि आखिरकार अब आगे क्या होगा, कब तक लोगों को इसी तरीके से कतारबद्ध होकर एटीएम के बाहर और बैंकों के बाहर खड़ा रहना पड़ेगा ताकि उनको उनके पैसे मिल जाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम बड़ी बहस में चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार काले धन को लेकर जो मोदी सरकार ने एक मास्टर स्ट्रोक लगाया है, उस मास्टर स्ट्रोक से क्या जनता खुश है? क्या जनता को जो परेशानी हो रही है उस परेशानी का एंड जल्दी होगा या फिर इसमें थोड़ा वक्त लगेगा? कुल मिलाकर देखें तो आज हम इंडिया न्यूज हरियाणा के एक शो का ही मैं मिसाल देना चाहूंगा, जहां पर हमने दर्शकों के लिए फोन लाइन खोला था। आधे घंटे में तकरीबन 35 से 40 लोगों ने हमें फोन किया, जिसमें हरियाणा के लोग भी थे और देश के अलग अलग हिस्सों से भी हमें फोन आया। तकरीबन 90% लोगों ने कहा कि हां फैसला अच्छा है, एग्जीक्यूशन में दिक्कत रही है, एग्जीक्यूशन में अगर बेहतर होता, होमवर्क अगर करके काम करते तो शायद स्थिति इस तरीके से उत्पन्न नहीं होती। आज इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। चर्चा मेरे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। राजीव जेटली साहब, क्योंकि सब लोगों ने बोल लिया और आपको जवाब देना होगा, आपको सबको जवाब देना होगा। सब ने कहा कि सर एग्जीक्यूशन में दिक्कत हुई। आपने शुरुआत ही की कि हम होमवर्क करके आए थे। मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दे दिया हल्ला बोल का अपने कार्यक्रम का, जिसमें लोगों ने कहा कि नहीं होमवर्क नहीं हो पाया था। सर अब आप मुझे बता दीजिए कि कितना और वक्त लगेगा, कितना लोगों को सफर करना पड़ेगा? देखिए, पहले तो एक बात को समझना होगा, मैंने सभी को सुना था, तसल्ली से सुना था, और जो बातें अभी तक रखी जा रही हैं वो कम से कम उन बातों की खिलाफत नहीं की जा रही, उस डिसीजन की खिलाफत नहीं की जा रही जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है। क्योंकि ब्लैक मनी की बात आ रही है, ब्लैक मनी में जब भी कोई हम बात रख रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक संदेश दे रहे हैं कि एक थोड़ा सा इशारा या थोड़ी सी प्रिपरेशन या थोड़ा सा मौका हमें मिल जाता, तो वो मौका मिल जाता तो जनता को सुविधा हो जाती। लेकिन अगर वो मौका ही मिल जाता तो सुविधा नहीं असुविधा बढ़ जाती। क्योंकि हमारा जो टारगेट था वो टारगेट ये था कि इमीडिएटली ब्लैक मनी के ऊपर अटैक करना है। अटैक करने के लिए जैसे आपने देखा, आ रहा हूं सर रविंदर जी, आ रहा हूं, जैसे कि आपने देखा केवल ये बोला गया कि आप रेलवे टिकट बुक करवा सकते हैं। रेलवे टिकट बुक करवाने के ऊपर भी लोगों ने फेक टिकट बुक करवाई, तो वहां पर रिप्लेसमेंट का माध्यम बनाया। दूसरी बात, बहुत सारे ऐसे पेट्रोल पंप देखे गए जिन पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरवाने का उद्देश्य जो उनका था वो केवल 900 रुपया लेना था, अपना पेट्रोल भरवाना नहीं था। 1000 रुपए का नोट लेकर वो बोलते थे कि 900 रुपया वापस दे दीजिए, 100 रुपए का पेट्रोल डाल दीजिए। उसमें भी पेट्रोल पंप मालिकों ने और वहां पर जो वर्कर काम कर रहे थे उनका ये कहना था कि आप पेट्रोल डलवाइए, अगर हमारे पास चेंज होगी तो हम आपको दे देंगे, अगर चेंज नहीं होगी तो हम आपको नहीं दे पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात देखने वाली ये है, आज जो लाइनें लग रही हैं, ये लाइनें क्यों लग रही हैं? ये लाइनें इसलिए लग रही हैं कि भविष्य के अंदर पानी के लिए लाइनें ना लगे, भविष्य के अंदर राशन के लिए लाइनें ना लगे, भविष्य के अंदर सरकारी सुविधाओं की योजनाओं को लेने के लिए लाइनें ना लगे, आपके घर में वो सुविधा पहुंचे। देखिए ये नोट जिनको आज कहते हैं, एक मैं छोटी सी बात याद आ रही है मुझे, जगजीत सिंह जी की एक गजल है उनकी कि जिंदगी जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी, ना मिले तो सोना है। आज देखिए वही नोट जो देखने को नहीं मिलते थे वो कचरों के डब्बे से मिल रहे हैं, वो गंगा जी से मिल रहे हैं, वो लोगों के कूड़ेदान से मिल रहे हैं। अरे भाई यही बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले कही थी कि आप अपना पैसा डिक्लेयर कर दीजिए, अपना टैक्स दे दीजिए, सरकार को रखिए, सरकार के खजाने में जाएगा। लेकिन तब जनता नहीं मानी थी, वो जो काला धन रखते हैं। आज वही काला धन निकल निकल कर बाहर आ रहा है। एक संदेश जरूर देता है, ये संदेश देता है कि जो काला धन रखने वाले लोग थे उस पर ऐसी चोट लगी है कि जितना भी इस देश का गरीब व्यक्ति है, जरूरतमंद व्यक्ति है, जो अपनी सुविधाओं से वंचित रहा, जिसका पैसा कोई और खा गया, वो आज इसलिए खुश है कि आने वाले वक्त में वो करेंसी, जो नई करेंसी आएगी, वो इस देश की जनता को मिलेगी, उस जनता को मिलेगी जो हकदार है, उस जनता को नहीं मिलेगी जो अपने बिस्तरों के अंदर पैसा रखकर सोते हैं, अपनी दीवारों के अंदर पैसा रखकर सोते हैं और जनता का पैसा निचोड़कर अपने घरों में डालते हैं। सरकार का भी नुकसान करते हैं, जनता का भी नुकसान करते हैं। सतवीर जी, क्यों करेक्शन?
देखिए जेटली जी, बड़ा अच्छा भाषण आप देते हैं। आप जो बातें हमने रखी उनका जवाब आपके पास नहीं है। आप कहते हैं कि सबको ब्लैक मनी, मैंने कहा था कि जो किसान जिसको खाद चाहिए, आप कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में आप क्यों नहीं इंतजाम आपने किया? आपका उस बात का कोई जवाब नहीं है। आपके एक मिनट जेटली जी, मैंने अरे मैं खेती करता हूँ, जानता हूँ, आप तो खेती क्या है भी नहीं जानते। अरे छोड़िए ना, सुन लीजिए क्यों बोल रहे हैं? जेटली जी सुनने की क्षमता रखिए। ठीक है, बोलिए। आप सबको एक तरह से आंक रहे हैं, ये कौन सा तरीका है आपका? बोलने का मौका बोल रहे हो ना, बोलिए नागर आप साहब, चुप हो ना फिर। ठीक है नागर साहब बोलिए। मैंने कहा आप जो किसानों की व्यवस्था है वो उसको करिए। आप जिस तरह से डीजल का, अगर आपको इतना ही अच्छी बात है कि भाई हम ये कर रहे हैं, तो डीजल की भी बार बार बढ़ा रहे हैं ना, तो आप खाद का इंतजाम करिए, अपने सरकारी कोटे से दिलाइए। दूसरी बात, जो सबसे गरीब लोगों को जो दिक्कत आ रही है मेडिकल लाइन के अंदर, सबके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, डेबिट कार्ड नहीं है, सबके पास ATM नहीं है। अगर यही व्यवस्था ऐसी है तो आप उन लोगों को क्यों नहीं करते हॉस्पिटल्स के अंदर जारी करिए। जिस तरह से आपने NHI के टोल्स फ्री किए, आपने पेट्रोल पंपों पे किए, आप हॉस्पिटल्स के अंदर भी करिए कि भैया अगर आपके पास है तो आप वहाँ भी इलाज कराइए। उनके पास ब्लैक मनी नहीं है गरीब आदमी के पास। आप बार बार जो कह रहे हैं कि गंगा जी से मिला, ठीक है, जिसके पास मिला, जिसने गलत काम किया गलत है। जिसने भी गलत किया वो कोई भी है, किसी पार्टी से या किसी दल से, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब यह है कि आप लोगों को असुविधा क्यों हो। आज लोगों को राशन मिलना भी बंद हो गया, जिनकी बात आपने कही कि आज 500 रुपए का, इसका मतलब आपने भी कुछ खड़े कर रखे हैं क्या लोग उस लाइन में कि 500 रुपए की दिहाड़ी पे? जेटली साहब ऐसा नहीं है। आप जैसे लोग खड़े करते हैं, काला पैसा कांग्रेसियों के पास है भाई, और आपके नेता 2 लाख करोड़ रुपए, एक मिनट काला, जेटली साहब 1 मिनट, 4000 रुपए के लिए बैंक में खड़े होते हैं। जेटली साहब, अरे 2 करोड़ की गाड़ी में 4000 रुपए, जेटली साहब 1 मिनट, जेटली साहब, देश को लूट के खाए हुए लोग हमें सिखा रहे हैं कैसे काम करना है। और आज पर्सनल एलिगेशन नहीं, पर्सनल एलिगेशन नहीं, पर्सनल एलिगेशन नहीं, बेईमानी के साथ बेईमान तुम सजा पड़े। अरे गरीब आदमी क्या दिन में 4 कपड़े पहनता है, तमीजी बात ये बता रहे हैं। 60 साल से इसको नहीं, मैं सर प्लीज, राजीव जी प्लीज, राजीव जी प्लीज, नहीं, अरे आप बेईमान पार्टी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हमें पार्टी में 2 लाख करोड़ रुपया खा गए इस देश का, उससे सर्टिफिकेट। जेटली साहब प्लीज, जेटली साहब प्लीज, जेटली साहब प्लीज, सर जेटली साहब प्लीज, वो भी अंदर जाएंगे। जेटली बिल्कुल सर, बिल्कुल जेटली साहब प्लीज। वक्त खराब होता है, टीवी पे हमारे पास सीमित वक्त होता है। धर्मराज जी एक मिनट से नहीं देखिए बात सर, 30 सेकंड, 30 सेकंड की नहीं भाई, 3 मिनट भी लूंगा। नहीं बिल्कुल दूसरे से रिएक्शन ले लूं। दूसरे क्या, इनको बदतमीजी का प्लीज सर, नहीं वंचित रही है सर, प्लीज सर आप एक मिनट, ये प्रवक्ता महोदय कल तक चौटाला के गुण गाते प्लीज पर्सनल एलिगेशन नहीं, प्लीज सर, पर्सनल एलिगेशन नहीं, नो, देश की जनता नहीं आपसे नहीं, सर पर्सनल एलिगेशन नहीं, नो पर्सनल एलिगेशन, प्लीज। अरे तेरे जैसे दोगला आदमी है, और तेरे जैसे दोगला आदमी से क्या लेंगे हम? नहीं, सबको जेल में डालेंगे, कोई नहीं, अपना आप देखना पड़ेगा। नो, जेटली साहब, अरे अपना अंदर झांकना, सबके सब जेल में अरे अपने अंदर आप लोगों की वजह से भाई, आप देश की, अरे आप दोनों बड़ी पार्टी हैं और आपको देश देख रहा है, सर आपकी तहजीब को देश देख रहा है। नहीं सर, नहीं सर, पर्सनल एलिगेशन, ये गलत ट्रैक पे हम जा रहे हैं, ये हम गलत ट्रैक पे जा रहे हैं सर। नहीं, ये पर्सनल, एक मिनट सर, इनका वॉल्यूम भाई, नहीं 1 मिनट सर प्लीज, पर्सनल एलिगेशन नहीं सर, पर्सनल एलिगेशन नहीं, चले नहीं, यहाँ मैं छोटे से ब्रेक के लिए रुकता हूँ, पर्सनल एलिगेशन नहीं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़ी बहस में आज हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार जो नोटबंदी के बाद स्थिति उत्पन्न हुई है वो कहां तक जायज है। और इस चर्चा मेरे साथ लगातार जो मेहमान हैं वो जुड़े हुए हैं। रविंद्र सिंह ढूल साहब जो इनेलो के प्रवक्ता हैं वो कुछ रिप्लाई करना चाह रहे थे। सर पहले आप रिप्लाई कर लीजिए।
सर मैं छोटी सी बात ऐड करना चाह रहा था। हम बात यहाँ पर कर रहे हैं प्रिपरेशन के ऊपर। पहले कितनी प्रिपरेशन की थी, कितनी और की जानी चाहिए, क्या सरकार को हमको सलाह देनी चाहिए, क्या सरकार को इस समय पर इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, क्योंकि एज ए सिटीजन भारत के नागरिक होने के नाते हम सब जो है, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सरकार को इस समय पर सहयोग भी करें और सही काम में उनका साथ भी दें। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो गलत आ रहा है उसके ऊपर हमारी आंखें मूंद लें, उसके लिए हमें बोलना भी पड़ेगा। ठीक है, तो समस्या जहां पर आ रही थी, हम बात कर रहे थे, यदि माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि 6 महीने से हम लोग इसकी तैयारी कर रहे थे, ऐसा नहीं था। आवश्यक ये नहीं था कि आप आम जनता को इंडिकेट करें। इंडियन नेशनल लोक दल ने कम से कम ऐसा कुछ नहीं कहा है कि हम जो है ना इसके लिए, जिस तरह समाजवादी पार्टी ने कहा है, किसी ने कहा है कि हम एक्सटेंशन चाहते हैं, कुछ भी। हम कह रहे हैं, आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं, ऑफिशियली कह रहे हैं कि जो है बहुत कुछ जो है सरकार को इस समय पर होमवर्क कर लेना चाहिए था। सरकार बैंकिंग लेवल के ऊपर जो है माइन्यूटली जो है आरबीआई ऐसी बहुत सी चीजें लेकर के आ सकता था। अब जैसे आप समझिए 7,000 पूरे भारत के अंदर लगभग 7 से 7,500 ही हाई सिक्योरिटी वैन है जो कि मनी को ट्रांसपोर्ट करती हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, डेस्टिनेशन ए से डेस्टिनेशन बी में। जी, अब आप समझिए क्या उस 7,000 की संख्या को बढ़ा करके 15,000 या 20,000 या 25,000 नहीं किया जा सकता था? क्या उससे भी आप जो है आम जनता को इंडिकेट कर सकते थे? ये सुविधाएं थी, जो बेसिक सुविधाएं थी, आपको 6 महीने के अंदर उनको करनी चाहिए थी उन्हें। वो सुविधाएं आप नहीं लेकर के आए। अब समस्या ये आती है, ये होमवर्क जो है, आपने हिंदुस्तान की 86% करेंसी को आउट ऑफ मार्केट किया है। उस 86% करेंसी को रिप्लेस करने के लिए सरकार के पास में फुल प्रूफ प्लान आना चाहिए था। प्लान ये नहीं पहले 1 दिन तक चलेगा जी, एक्सटेंशन दे दिया, फिर हमने 3 दिन और एक्सटेंशन दे दिया, फिर हमने 10 दिन और एक्सटेंशन दे दिया। ये जो एक्सटेंशन चल रहा है, इसका ये मतलब है कहीं ना कहीं सरकार, हाँ बिल्कुल, ये सर पर ये मान इशारा तो साफ है कि वो जो लाइनें लग रही हैं, कुछ ना कुछ गलती हुई है। जो लाइनें लग रही हैं वो ये दर्शा रहा है कि होमवर्क नहीं हो पाया था। चंद्रभूषण जी, एक और शॉर्ट में एक बात का जवाब देते हैं। अब लाइनें क्यों लग रही है? एटीएम के अंदर पैसा, सर एक मिनट चेक लीजिए। बोलिए कंप्लीट कीजिए सर। एटीएम के ऊपर लाइन क्यों लग रही है? एटीएम के ऊपर लाइन, एटीएम के अंदर पैसा केवल इसलिए नहीं है क्योंकि वैन्स जो है वहां पर ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रही है छोटे नोटों को डालने का, ना तो वैन्स के पास में लोग भी कम है। एक शहर के अंदर अगर 10 एटीएम चलेंगे, एक शहर के अंदर अगर 10 या 15 एटीएम चलेंगे तो ऑफ कोर्स जो है लाइनें बढ़ेंगी। जेटली साहब 30 सेकंड नहीं होती। ये बड़ी बेसिक चीजें हैं। जेटली साहब 30 सेकंड में डाल देता हूं कि जो व्हीकल है, जो वैन है, और जो कंपनियां जो एटीएम का बिजनेस करती हैं, कंपनियां वो आउटसोर्स होती हैं, ज्यादातर वो बैंक की नहीं होती, वो एक्सटर्नल एजेंसीज होती हैं। एजेंसीज होती है। एजेंसीज ने अपने व्हीकल भी बढ़ाए हैं, लगभग 20% एटीएम भी बढ़ाए हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है जो समझने की सबसे ज्यादा जरूरत है, जैसा अभी ढुल साहब ने भी बोला, 86% बड़े नोट यहां पर चला करते थे। 86% बड़े नोटों का जो एक्सचेंज हो रहा है वो एक समस्या बनी है। जो बैंकिंग करने वाले व्यक्ति हैं उनको इतनी समस्या नहीं थी। और आज आपने देखा होगा, हमने 3 लाइनें क्यों लगाई हैं? 3 लाइनें इसलिए लगाई हैं क्योंकि उसमें लंबी लंबी कतारें एक्सचेंज करने वालों की थी, और जो बैंकर था, जो बैंकिंग जिसने करनी थी, वो भी उस कतार में खड़ा होता था। नहीं सर, वो टेक्निकल, फिर उस पर एक बहस बहुत लंबी हो जाएगी। फिर मैं सवाल उसमें और भी ऐड कर सकता हूं कि आप जो फॉर्म भरवा रहे हैं, फॉर्म की क्या जरूरत क्या है, क्योंकि आप उसमें जेरॉक्स जब लगवा रहे हैं, कोई अगर आधार कार्ड दे रहा है तो फॉर्म में आप उससे आधार नंबर लिखवा रहे हैं। सवाल बहुत आगे चला जाएगा। नहीं, वक्त मेरे पास सीमित है सर, मुझे और भी लोगों से रिएक्शन लेने हैं। चंद्रभूषण जी, एक मामला और सामने आया। फर्ज कीजिए कि कोई लड़का, किसी परिवार का बच्चा दिल्ली मुंबई जैसे शहर में रह रहा है और उसके पिता उसको पैसा भेजना चाहते हैं, लड़के के नाम से अकाउंट है। ये मुझे 2-3 दिनों से ये चीजें ऐसे 2-4 जगह से कंप्लेंट आई, सुनने को मिला है। अब अगर वो पैसा उस बच्चे के अकाउंट में सिर्फ इसलिए नहीं जमा किया जा सकता है क्योंकि उस बच्चे का अकाउंट में जमा करने के लिए बच्चे का सिग्नेचर चाहिए। अब अगर किसी बच्चे को इंस्टेंट पैसा चाहिए, अगर वो उसके घर वाले चेक लगाते हैं तो चेक क्लियर होने में 2 से 3 दिन लगेगा। अब अगर किसी को इंस्टेंट पैसा चाहिए, ग्रामीण इलाके में नेट बैंकिंग नहीं करते हैं, तो फिर उनको पैसे की उनको जो पैसे चाहिए तत्काल, वो पैसे कैसे मिलेगा? इसमें ये समस्या तो थोड़ी सी अभी चल ही रही है
कि अभी बैंकों के पास इतना क्योंकि स्टाफ नहीं है, वो इस चीज़ के ऊपर टाइम नहीं दे पा रहे, वो सिर्फ अभी जो मार्केट में पैसे की कमी है उसी के ऊपर लगे हुए हैं कि लोगों को ताकि पैसा पूरा मिल जाए और ताकि लोग जो लाइनें हैं वो कम से कम हो जाएं। और ये समस्या मेरे हिसाब से इसी हफ्ते की है। और मेरे ख्याल जैसे कि मेरे को पता लगा है कि बैंकों ने अपने रिटायर्ड स्टाफ को भी बुलाने की कोशिश की है और वो लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं इस चीज के लिए। बल्कि सिर्फ अब इसमें ये चाहिए कि आरबीआई को करेंसी की मूवमेंट बढ़ानी चाहिए जिससे कि ये समस्या इस हफ्ते में कवर हो जाएगी। तो ये जो सारी समस्याएं हैं कि पैसा नहीं भेज पा रहे या चेक क्लियर होने में 2 दिन लग रहे हैं, ये सारी समस्याएं दोबारा से टाइम से अपने पूरे टाइम पे होनी शुरू हो जाएंगी। पहले भी चेक जो है 24 घंटे में क्लियर होने लग गए थे, तो वो सारा सब कुछ दोबारा से ठीक हो जाएगा। पर अब जैसे आप कह रहे हैं कि बेटे को पैसा नहीं भेज पा रहे हैं, जैसे कल मोदी जी ने भी बोला था कि उन्होंने इस तरह के इंडिकेशंस दिए थे पहले भी कि भी लोग अकाउंट खोल लें, डेबिट कार्ड बना लें और वो इस तरह से लोग एटीएम पे जाके ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर पेटीएम के थ्रू अपने इनको ट्रांसफर कर सकते हैं पैसा, और वहां पे वो पैसा उनको मिल जाएगा और वो अपने एक्सपेंडिचर चला सकते हैं। ये समस्या देखो नहीं, भारत सर सुन रहा था चंद्रभूषण जी, भारत नहीं देश हमारा गांव में बसता है और ग्रामीण लोग पेटीएम, नेट बैंकिंग जैसे चीजों को यूज नहीं करते हैं। वो पासबुक लेकर बैंक में जाते हैं और पैसा लेके जाते हैं, सीधे कहते हैं कि भैया ये मेरे बेटे का अकाउंट है, इस पे आप पैसे जमा कर दीजिए। वो स्थिति नहीं हो पा रही है, वहां भी एक समस्या है। देखिए धर्मराज जी, इसमें मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा जी। मैं काफी गांव में लोगों को जानता हूं और मैं काफी लोगों के साथ डील भी करता हूं। मेरे को ये पता है कि आज की डेट में गांव वाला भी बहुत अवेयर है। इतना अब वो नहीं रह गया क्योंकि एजुकेशन और उसके माध्यम से उनके बच्चे इतने आगे निकल चुके हैं कि वो सब कुछ पता है। सर हरियाणा के गांव नहीं सर हरियाणा के गांव, बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा के गांव हर जगह है, लेकिन हर जगह के राज्यों के गांव को आप एक साथ कंपेयर नहीं कर सकते, एक तराजू में नहीं रख सकते उनसे। ठीक है सर। अनिल जी, आपने ओवरऑल सुन लिया, हरियाणा के जो लोग हैं इस चीज के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ठीक है, हरियाणा के लोग तैयार हैं, लेकिन बात हरियाणा से इतर जब बाहर हम जाते हैं, क्योंकि फैसला पूरे देश पे लागू हुआ है। अनिल जी, क्योंकि अब हमारे पास टाइम बहुत कम है, शो खत्म करने का टाइम हो रहा है, फिर भी आपने तो स्वीकार कर लिया कि सरकार ने अच्छा कदम उठाया, पहल अच्छी की है। लास्ट कमेंट मैं आपसे चाहूंगा सर कि क्या इसे थोड़ा आगे बढ़ा देना चाहिए? देखिए, जैसे जैसे समय आ रहा है, मोदी जी ने पहले प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2 दिन के लिए 9-10 में मुझे समय दे दीजिए, उसके बाद उन्होंने और समय मांग लिया। हो सकता है जिस तरह की समस्या आती रहेंगी उसका समाधान भी होता रहेगा। ऐसा नहीं है कि समाधान सिर्फ एक बार होता है। और 50 दिन के लिए उन्होंने कहा है। गांव में समस्या आ रही है, वो लोग झेल रहे हैं, किसानों के साथ समस्या आ रही है। लेकिन एक बार और मैं बताना चाहूँगा धर्मराज जी, यहाँ पर जो मंडियों की जो किसान का आज धान की जो फसल आ रही है, मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही है उसमें जो पुरानी करेंसी है वो किसान को मिल रही है। इसी दरमियान एक बात और हुई है कि जहां 2100 रुपये प्रति क्विंटल धान का रेट था, वो अचानक 250-300 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ गया है। यहाँ पर विचारणीय बात है और गौरतलब बात यह है कि उन मंडियों में वो पुरानी करेंसी का पैसा आ कहां से रहा है। सरकार ने अगर इस पर गौर नहीं किया, पूरे हिंदुस्तान भर में आज फसल जो आ रही हैं जहां जहां पर, ये हो सकता है कि ब्लैक मनी को एक्सचेंज करने का एक तरीका वहां पर भी देखा जाता। ठीक है, ठीक है। मैं आपके इस सवाल को अमित जी के पास फॉरवर्ड करता था। सर, इन्होंने एक सवाल खड़ा किया है, एक सिनेरियो उन्होंने बताया कि हो सकता है कि ब्लैक मनी को वहां पर वाइट करने की कोशिश की जा रही है। क्या ये संभव है? आ रहा हूं सर, जेटली साहब। हेलो जी, बोलिए सर। देखिए, इस बारे में तो ज्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता। हेलो, हाँ, आवाज आ रही है सर, बोलिए आप जी। इस बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि पिछले जो 5-6 दिन का माहौल है उसमें तरह तरह की सूचनाएं आ रही हैं, तरह तरह की इंफॉर्मेशन आ रही है। उसमें यह है कि
कोई कह रहा है कि हम 30% में बदल देंगे, हम 20% में बदल देंगे, हम 40% में, लेकिन वो बदला बदली होगी कैसे? कोई कह रहा है कि हम आपके अकाउंट में डाल देंगे। तो हमारे तो देखिए समझ से बाहर है धर्मराज जी, सीधी सी बात ये है। अगर कोई ये कह रहा है कि मंडी में 200-300 रुपए अगर ज्यादा बढ़ गया है, वो हम काला धन आएगा, तो वो भी समझ से बाहर है कि वो करेंगे कैसे, क्या करेंगे, मोडस ऑपरेंडी क्या रहेगा। लेकिन ये बात तय है, देखिए मुझे व्यक्तिगत तौर पे ये लगता है कि जिस तरह से ये जन सुविधाओं की सीमाएं बढ़ाई गई थी, इस तरह से लगता है कि जो दिसंबर की समय सीमा है सरकार को बढ़ानी पड़ेगी, जिस तरह से मारामारी का आलम है। हालांकि 31 मार्च तक आरबीआई में जमा करा सकते हैं, लेकिन जो बैंकों में है, जो सभी बैंकों की समय सीमा है, वो भी बढ़ानी पड़ेगी सरकार को, नहीं तो मारामारी का माहौल हो जाएगा। अब ये देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि शादियों का सीजन है, बिजाई का सीजन है, तो जाए तो जाए कहाँ पे लोग बाग। तो स्वागत योग्य तो कदम है, लेकिन जो बाद में एक और स्थिति जिसका ज्यादातर जिक्र हो नहीं रहा कहीं भी मीडिया में या व्यक्तिगत बातचीत में भी, वो ये है कि हमारी जो बैंकिंग लाइन है, तो उसमें भी लाखों कर्मचारी जुड़े हुए हैं बैंकों में, और उनके ऊपर जो बोझ है आज के दिन, क्योंकि मेरी कई बात हुई है 3-4 दिन से लगातार, जो भी जानकार है बैंकिंग में, तो कह रहे कि हम 1:30 से 2 बजे रात को घर पे जा रहे हैं और सुबह 8 बजे फिर वापस ब्रांच में आ रहे हैं। तो उनके ऊपर जो प्रेशर है और जो उनका जो बोनस वगैरह या कुछ उनको सरकार दे सेक्रीफाइस के लिए, उनकी आवाज उठाने वाला तो कोई है ही नहीं। तो ये कई लाख लोग, मेरे ख्याल से 2-3 लाख से तो ऊपर होंगे ही होंगे, ज्यादा मुझे नहीं पता, मैंने इस पे ऊपर होमवर्क नहीं किया, लेकिन बहुत बड़ा एक वर्ग है जो बैंकिंग से जुड़ा है। ठीक है सर, ठीक है, ध्यान देना चाहिए सर वक्त खत्म हो गया। 30 सेकंड जेटली साहब जल्दी बोल दीजिए। इतना बोलना चाहता हूँ, जितनी बातें रखी गई हैं बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसी बात के ऊपर चेक लगाने के लिए ही माननीय प्रधानमंत्री इस निर्णय को लेकर आए हैं। ठीक है, अगर इस देश के अंदर कैश दबा ना होता तो जर्मनी में भी करेंसी चेंज होती है, बहुत फ्रिक्वेंटली दूसरे देशों में भी होती है, लेकिन उनका जो फ्लो ऑफ बिजनेस होता है, फ्लो ऑफ मनी होता है, वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होता है, इसलिए वहां पर तकलीफें कम आती हैं। क्योंकि यहां पर एक ऐसी बड़ी समस्या थी जिस समस्या से देश लगभग 60 सालों से जूझ रहा था। हम बार बार चर्चा तो करते थे कि ब्लैक मनी है, लेकिन कदम नहीं उठाए जाते थे। एक शॉर्ट में बताऊंगा, पिछली बार भी एक निर्णय लिया गया था कि 500 के नोट के ऊपर अगर सन लिखा हो और जो पे सन ना लिखा हो, आप ऐसे नोट को ना चलाइए। लेकिन हुआ क्या, दोनों ही नोट आज तक चल रहे हैं। तो बात यहां पर है कि अगर चलिए आप कांग्रेस के दौरान नहीं हुआ था, ठीक है, आपका सर जल्दी देखिए। जहां तक बात है धर्मराज जी, इस व्यवस्था की बात है, बैंक के अंदर केवल लाइन से काम नहीं चलेगा, जहां कैश रिसीप्ट और जो डिलीवरी होनी है उनके काउंटर अलग अलग होने चाहिए, रिसीप्ट अलग कर रहा हो और पेमेंट देने वाला अलग हो। ठीक है। दूसरी बात जो अभी हमारे भारतीय किसान यूनियन के तालान साहब ने कही, बिल्कुल ठीक बात है। यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इन्होंने कहा कि कोई भी अगर किसी भी किसान की एंट्री होगी तो काउंटर पे कंप्यूटर में एंट्री होगी और चेक से पेमेंट मिलेगी। बिल्कुल जांच का विषय है और ये बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है कि पुराने नोट मिल रहे हैं और जिससे किसान को ये जांच का ढोल साहब 30 सेकंड सर, बिल्कुल वक्त है मेरे पास, 30 सेकंड। जी सर, मैं कह रहा हूँ कि किसानों को किसी भी तरीके से इस ब्लैक मार्केटिंग से बचाने के लिए सरकार को तुरंत प्रबंध करने चाहिए। और जहां तक बात बीज की है, चाहे आप डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे बिकवाइए, चाहे आप ब्लॉक हेडक्वार्टर पे लेकर के आइए, बीज और खाद की तुरंत जो है किसानों को आपूर्ति कराई जाए। चलिए बहुत आवश्यक है। बिल्कुल, किसानों के बारे में हरियाणा प्रदेश की बात करें तो ये एक यहाँ पर के जो किसान हैं वो परेशान हैं। एक खेती हर राज्य में होती है, हरियाणा खेती पर ही डिपेंडेंट ज़्यादा है, तो यहाँ के सरकार को, केंद्र सरकार को सोचना होगा, जो ढुल साहब ने कहा उससे इम्प्लीमेंट करना होगा, ब्लॉक स्तर पे हो या जिला स्तर पे हो, किसानों के लिए व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। आप पर जो मेहमान हैं चर्चा मेरे साथ जुड़े, राजीव जी, अनिल जी, सतवीर साहब, रविंद्र सिंह जी, अमित नेहरा जी और चंद्रभूषण जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर इस पूरे बहस से एक ही बात निकलकर सामने आई है कि स्थिति खराब है और हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में ये स्थिति बेहतर हो, क्योंकि अगर स्थिति बेहतर नहीं होगी तो शायद जनता की नाराजगी का सामना केंद्र सरकार को करना पड़ सकता है। तो आज के बड़ी बहस में बस इतना ही।